मेरा जन्म शुक्रवार 28 नवंबर 2003 को जेल की कोठरी में हुआ था। मैं अपने माँ के पेट में ही था जब उन्होंने अपनी जमानत के नियम फिर से तोड़ दिए और उन्हें वापस जेल में डाल दिया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो जल्द से जल्द रिहा हो सकें और मुझे पाल सकें, पर वो बाहर नहीं निकल पाई और आखिरकार उन्होंने मुझे मेरी नानी के पास छोड़ दिया। पहले नानी थोड़ा हिचकिचाई क्योंकि वो पहले से मेरे 2 बड़े भाइयों को पाल रही थी, पर उन्हें पता था कि मेरी माँ को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बड़े होते हुए नानी ने पूरा ध्यान रखा कि मुझे और मेरे भाइयों को वो सब मिले जो हम चाहते हैं। हमारे पास वीडियो गेम्स भी थी, स्वादिष्ट खाना मिलता था, शहर के बाहर एक छोटा सा घर था और बहुत सारे जानवर जैसे मुर्गियां और कुत्ते बिल्लियां। मैं जानता था कि मेरी नानी मुझे और मेरे सबसे बड़े भाई को सबसे ज्यादा प्यार करती है। लेकिन नानी जिमी से हमेशा बुरी तरीके से बात करती थी। वो उसे मारती थी, उसका मजाक उड़ाती थी और कभी कभी रात में हमें उसके रोने की आवाज भी आती थी। जिमी इतना गुस्से में था कि एक दिन उसका गुस्सा मुझ पर निकल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे इतना चोट क्यों पहुंचाना चाहता है। मुझे बहुत बुरा लगा और एक बार जिमी ने मुझे इतना जोर से मारा कि मैं दीवार पर जा गिरा। उस दिन के बाद मैंने जिमी को कभी माफ नहीं किया और आज तक हमारे बीच में कड़वाहट बनी हुई है। पर जिमी के अलावा मेरे जीवन में सब कुछ उतना बुरा नहीं था। मैं अपनी स्थिति को जितना बेहतर कर सकता था मैंने किया। जब मैं करीबन 11 साल का था, मेरी नानी बहुत बीमार रहने लगी। वो कई दिनों तक बिस्तर पर लेटी रहती थी और हालत इतनी बुरी हो गई थी कि हमें उनके डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ा। वो मुझे अपने साथ हॉस्पिटल ले गई कुछ टेस्ट करवाने के लिए। टेस्ट खत्म होने के बाद डॉक्टर आए और उन्होंने हमें बताया कि नानी को ओवेरियन कैंसर है। मैं सुन के रोने लगा, पर नानी ने बस लंबी सी सांस भरी, अपने बैग से मिंट की गोलियां निकाली, एक मुझे दी और एक अपने मुंह में डाल ली। घर जाते समय मैंने उनसे पूछा कि अब हमारे परिवार का क्या होगा, और उन्होंने कहा, बेटा अगर मेरे जाने का समय आ गया है तो भगवान को मुझे ले जाने दो और मेरा इम्तिहान लेने दो। नानी करीब 1 साल तक कैंसर से लड़ी। कीमोथेरेपी, कैट स्कैन्स, क्या कुछ नहीं किया। मैं और चीजों पर अपना ध्यान देने लगा, जैसे कि मेरा नया PS3, मेरी स्कूल की पढ़ाई, पर यह सब बहुत मुश्किल था। जब हमने सुना कि उन्होंने कैंसर को हरा दिया है, उन्होंने बस वही किया जो उन्होंने तब किया था जब उन्हें कैंसर के बारे में पता चला था। कुर्सी पर बैठी और अपने बैग से मिंट की गोली निकाली, एक मुझे दी और एक खुद को। अगले 2 साल तक सब अच्छा चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि आखिर हम फिर से एक परिवार की तरह रह सकते हैं। पर एक दिन तो मेरे भाई अपनी बैंड की ट्रिप पर बाहर गए थे, यानी मुझे स्कूल बस में अकेले घर आना था। जब मैं घर पहुंचा, मैंने अपनी आंट डायन को बरामदे में नानी के साथ बैठा देखा। नानी ने मुझे देखा और कहा कि वो फिर से बीमार पड़ गई हैं, पर इस बार उन्हें लिवर कैंसर हुआ था। मैं होश खो बैठा। थैंक्सगिविंग के दिन हमने माँ की जेल से छूटने की और नानी के घर आने की खुशी में साधारण सा डिनर तैयार किया था। मेरी माँ ने निर्णय लिया था कि वो हमारे साथ रहेंगी ताकि नानी का ख्याल रख सकें और निश्चिंत कर सकें कि वो स्वस्थ हैं। कुछ समय बाद हमें नानी को बेड पैन देना पड़ा क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी। मेरे स्कूल ने कुछ कार्ड्स और एक बड़ा सा बैनर भी दिया जो हमने लिविंग रूम में लगाया। पर क्रिसमस से 1 हफ्ते पहले नानी ने हमें कहा कि उसे उतार दो। हमने बेमन से उस बैनर को उतारा क्योंकि वो मेरी माँ और मेरे भाइयों के लिए एक आशा की छोटी सी किरण थी कि शायद नानी ठीक हो जाए। क्रिसमस से 2 दिन पहले मेरे नानी की चिवावा सामने के दरवाजे पर बिना किसी कारण भौंकने लगी। मैंने उसे शांत करवाने की कोशिश की, पर वो बस भौंकती रही और अपनी पूंछ हिलाती रही। 1 घंटे बाद नानी ने मुझे देखा और कहा, रॉबर्ट आ गया है, अपनी हार्ले पर आया है अभी कुछ देर पहले ही। मेरे नाना के पास एक हार्ले डेविडसन की बाइक हुआ करती थी जिस पर पर्पल रंग के पंख बने हुए थे। नानी ने यहां तक कि मुझे ये भी कहा कि वो वहां खड़े हैं और मुझे उन्हें हाय कहने को कहा। मैंने अपने आंसू किसी तरह रोकते हुए हवा में हाथ हिला दिया। मेरे अंदर उन्हें यह कहने की हिम्मत नहीं थी कि नाना बहुत साल पहले गुजर गए थे। कुछ देर बाद मेरी माँ आई और उन्होंने मुझे रोते हुए देखा। उन्होंने पूछा क्या हुआ था। नानी ने उन्हें देखा और बोली, तुम्हारे पिता वहां आग जलाने की जगह के पास खड़े हैं, देखो, और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी माँ इतनी टूट गई कि जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी।
उस रात के बाद नानी की तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी और क्रिसमस के अगले दिन उनका देहांत हो गया। उनके जाने के बाद हम सबको बहुत बड़ा धक्का लगा। मेरी माँ ने बहुत कोशिश की कि वो बिखरे हुए टुकड़ों को फिर से एक कर सकें, पर ऐसा लग रहा था कि हमारा जो भी परिवार था वो नानी के जाने के बाद टूट गया था। उनके अंतिम संस्कार के बाद मेरी माँ भाग गई, मुझे और मेरे भाइयों को अपने हाल पर छोड़कर। मुझे कभी जिंदगी में पहले इतना अकेला महसूस नहीं हुआ था। मेरे भाई अपने आप रहने के लिए बड़ी उम्र के थे, पर मुझे अपने अंकल के साथ रहने जाना पड़ा। वो बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। उन्होंने निश्चित किया कि मुझे जो भी चाहिए वो मुझे दें। बस कभी कभी घर के छोटे मोटे काम करने को कह देते थे। उस समय बहुत कुछ हुआ। मैंने अपने अंकल के लिए एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश की, पर मुझसे मेरा दुख सहन नहीं हुआ और मैं गाड़ियां और कुछ भी चोरी करने लगा ताकि मेरा दर्द कम हो जाए। फिर मैं किसी से मिला और मुझे लगा कि अब चीजें बेहतर हो जाएंगी, पर अंत में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का जीवन भी बर्बाद कर दिया। मैं बेवकूफ़ों की तरह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। गाड़ी बेकाबू हो गई। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर वो मुझे नहीं मिली। मैं बेहोश हो गया और जब हॉस्पिटल में होश आया तो अंकल ने बताया कि वो नहीं बच सकी। मेरी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई। मैं बस अपना दर्द भुलाने के लिए शराब पीने लगा। पूरा बचपन मैं अपने पिता के बारे में सोचता था कि वो जिंदा थे और क्या कभी उन्होंने मुझे देखने की कोशिश की होगी। एक दिन अचानक उन्होंने फेसबुक पर मुझसे बात करने की कोशिश की। मुझे लगा जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया था, क्योंकि अंकल और मैं बहुत लड़ने लगे थे। वो मेरी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और मेरे गुस्से का पात्र नहीं बनना चाहते थे। उनके साथ 1 साल रहने के बाद मैंने अपने पिता के साथ रहने की अनुमति मांगी। अपने पिता के साथ बिताए हुए पल मेरी जिंदगी के सबसे खुशी के पल थे। उन्होंने मुझे फिर से परिवार होने का एहसास करवाया। पर 2 महीने बाद जब मैं एक दिन घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे पिता जमीन पर पड़े हुए हैं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और मैं बस वहां से भाग गया, बहुत दूर। सड़क के बीचों बीच में जमीन पर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और खुद से सवाल करने लगा, ये मेरे साथ बार बार क्यों होता है? मेरा आखिर क्या होगा? मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, पर बस यही सोचता रहा कि मेरे करीब आने वाला हर इंसान मर जाता है और ये सब मेरी गलती है। मुझे बाद में पता चला कि मेरे पिता का देहांत डायबिटीज की वजह से हुआ था। मैं 15 साल का हूं और अभी अपने दादा दादी के साथ रहता हूं। मैंने अपने आप को अपनी गर्लफ्रेंड की मौत के लिए माफ करने की कोशिश की, पर जब भी मैं आंखें बंद करता हूं मुझे उसका चेहरा दिखाई देता है। और उसकी वजह से मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी और अटैचमेंट इश्यूज का शिकार बताया गया। ये सब बहुत मुश्किल था, पर मैं इसके दूसरे पहलू को देखने की कोशिश करता हूं। मैं भाग्यशाली महसूस करता हूं कि मेरे दादा दादी ने मुझे एक और मौका दिया और मेरे थेरेपिस्ट ने बहुत मदद की। मुझे अब भी नहीं पता कि मेरी माँ कहाँ है, पर मुझे लगता है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक दिन मैं उनसे कह सकूंगा कि माँ, मैं ठीक हूँ।